नमस्कार दोस्तों, KSG के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर सेशन में हम पढ़ेंगे 15, 16 और 17 मई 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रश्न 1। कृषि सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2019-20 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया। इसके अनुसार देश में कुल खाद्यान्न कितने मिलियन टन उत्पादित होने का अनुमान है? उत्तर ऑप्शन 1 295.67 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है। महत्वपूर्ण तथ्य: 15 मई 2020 को कृषि सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2019-20 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया। वर्ष 2019-20 के तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 295.67 मिलियन टन का होना अनुमानित है। यह पिछले 5 वर्षों वर्ष 2014-15 से 18-19 के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 25.89 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2019-20 के दौरान चावल का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 117.94 मिलियन टन अनुमानित है। चावल के उत्पादन में पिछले 5 वर्षों के औसत उत्पादन 109.77 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 8.17 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। वर्ष 2019-20 के दौरान गेहूं का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 107.18 मिलियन टन अनुमानित है। गेहूं के उत्पादन में यह वृद्धि वर्ष 2018-19 के उत्पादन की तुलना में 3.58 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2019-20 के दौरान पौष्टिक मोटे अनाजों का उत्पादन 47.54 मिलियन टन अनुमानित है। वर्ष 2019-20 के दौरान दलहनों का कुल उत्पादन 23.01 मिलियन टन अनुमानित है। यह पिछले 5 वर्षों के औसत उत्पादन 20.82 मिलियन टन की तुलना में 2.19 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2019-20 के दौरान तिलहनों का कुल उत्पादन 33.50 मिलियन टन अनुमानित है। यह पिछले 5 वर्षों के औसत उत्पादन 20.26 मिलियन टन की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। तिलहनों के उत्पादन में यह वृद्धि वर्ष 2018-19 के उत्पादन की तुलना में 1.98 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2019-20 में कपास का उत्पादन 36.05 मिलियन गांठें प्रति गांठ 170 किलोग्राम अनुमानित है। कपास के उत्पादन में यह वृद्धि वर्ष 2018-19 के उत्पादन की तुलना में 8.01 मिलियन गांठें अधिक है। वर्ष 2019-20 में पटसन एवं मेस्टा का उत्पादन 9.92 मिलियन गांठें, एक गांठ प्रति 180 किलोग्राम अनुमानित है। प्रश्न 2। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य: 15 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। मुख्य विषय था फैमिलीज इन डेवलपमेंट, कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25, और इसे मनाने का उद्देश्य था बच्चों और युवाओं के लिए बचपन की शिक्षा और आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने में परिवार की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रस्ताव के द्वारा प्रतिवर्ष 15 मई को इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। प्रश्न 3। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवासियों, किसानों, छोटे कारोबारियों और रेहड़ी पटरी वालों सहित गरीबों की सहायता के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों की घोषणा की। इसके तहत प्रवासियों को कितने माह के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की जाएगी? उत्तर ऑप्शन 2
2 माह के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की जाएगी। महत्वपूर्ण तथ्य: 14 मई 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रवासियों, किसानों, छोटे कारोबारियों और रेहड़ी पटरी वालों सहित गरीबों की सहायता के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों की घोषणा की। प्रमुख घोषणाएं: प्रवासियों को 2 माह के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति। प्रवासियों को भारत में किसी भी उचित मूल्य वाली दुकान से राशन खरीदने में सक्षम बनाने के लिए मार्च 2021 तक प्रौद्योगिकी प्रणाली का उपयोग होगा। एक राष्ट्र एक कार्ड। प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए सस्ते किराए के आवास परिसरों की योजना शुरू की जाएगी। शिशु मुद्रा ऋण लेने वालों को 12 माह के लिए 2% ब्याज की छूट। स्ट्रीट वेंडरों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की ऋण सहायता। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत MIG के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के विस्तार के माध्यम से आवासन क्षेत्र और मध्यम आय समूह को 70,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन। कैंपा फंड का उपयोग करते हुए रोजगार सृजन के लिए 6,000 करोड़ रुपए। नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन। प्रश्न 4, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कितनी COBAS 6,800 मशीनें राष्ट्र को समर्पित की? यह मशीन 24 घंटों में कितने नमूनों की जांच कर सकती है? उत्तर: ऑप्शन 3, यह मशीन 24 घंटों में 1200 नमूनों की जांच कर सकती है। महत्वपूर्ण तथ्य: 14 मई 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने COBAS 6,800 मशीन राष्ट्र को समर्पित की। यह ऐसी पहली जांच मशीन है जिसे सरकार द्वारा कोविड-19 के मामलों की जांच के लिए खरीदा है। इसे रोग नियंत्रण केंद्र में संस्थापित किया जाएगा। COBAS 6,800 से 24 घंटों में लगभग 1200 नमूनों के हाई थ्रोपुट टेस्ट के साथ एक गुणवत्तापूर्ण हाई वॉल्यूम परीक्षण किया जा सकता है। COBAS 6,800 रोबोटिक्स इनेबल्ड एक अत्याधुनिक मशीन है जो संदूषण के अवसरों तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को संक्रमण के जोखिम को न्यूनतम करता है। इसे सीमित अंतक्षेपों के साथ दूर से प्रचालित किया जा सकता है। प्रश्न 5, किस राज्य में ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम की शुरुआत की गई? उत्तर: ऑप्शन 3, उत्तर प्रदेश से शुरुआत की गई। महत्वपूर्ण तथ्य: 14 मई 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 56,754 उद्यमियों को 2,002 करोड़ 49 लाख रुपए का ऋण ऑनलाइन वितरित किया। मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के दृष्टिगत विभागीय योजनाओं यथा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को भी लाभार्थियों की सुविधा हेतु ऑनलाइन किया। मुख्यमंत्री ने MSME साथी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया। प्रश्न 6, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? उत्तर: ऑप्शन 4, 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। महत्वपूर्ण तथ्य: 13 मई 2020 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 जारी किया गया। इस सूचकांक में 115 देशों को शामिल किया गया है। यह सूचकांक इन देशों के ऊर्जा क्षेत्रों की तुलना करता है और ऊर्जा संक्रमण के लिए उनके तत्परता का विश्लेषण करता है। इस सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। उसके पश्चात स्विट्जरलैंड दूसरा, फिनलैंड को तीसरा, डेनमार्क को चौथा तथा नॉर्वे को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत को 74वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि गत वर्ष इस सूचकांक में भारत 76वें स्थान पर था। प्रश्न 7,
किस राज्य सरकार ने पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में खेती को विनियमित करने के उद्देश्य से किसानों को फसल उगाने के संबंध में आवश्यक निर्देश देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? उत्तर ऑप्शन 4 तेलंगाना राज्य। महत्वपूर्ण तथ्य 12 मई 2020 को तेलंगाना सरकार ने पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में खेती को विनियमित करने के उद्देश्य से किसानों को फसल उगाने के संबंध में आवश्यक निर्देश देने की घोषणा की। खेती को विनियमित करने के उद्देश्य से किसानों को फसल उगाने के संबंध में आवश्यक निर्देश देने वाला तेलंगाना देश का पहला राज्य है। राज्य सरकार ने धान की फसल उगाने को 50 लाख एकड़ भूमि तक और लाल चने की खेती को 10 लाख एकड़ भूमि तक सीमित करेगी। राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही इस संबंध में घोषणा की जाएगी कि राज्य के किस क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाएगी। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में नियमों का पालन अनिवार्य कर दिया गया है। जो किसान इन नियमों का पालन नहीं करेंगे उन्हें राज्य सरकार की रायथू बंधु योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त नहीं होगा। फसलों की खेती को विनियमित करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है। प्रश्न 8 केंद्र सरकार ने किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? उत्तर ऑप्शन 1 वी विद्यावती को पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक नियुक्त किया है। महत्वपूर्ण तथ्य मई 2020 में केंद्र सरकार में वरिष्ठ IAS अधिकारी वी विद्यावती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। वह वर्ष 1991 बैच की कर्नाटक कैडर के अधिकारी हैं। ASI के संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इसकी स्थापना वर्ष 1861 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रश्न 9 हाल ही में किस वैश्विक संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजीवेंदो ने अपने पद से इस्तीफा दिया? उत्तर ऑप्शन 1 WTO के पद से इस्तीफा दिया। महत्वपूर्ण तथ्य मई 2020 में विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रमुख रॉबर्टो अजीवेंदो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह ब्राज़ील के वरिष्ठ राजनयिक हैं। उनका दूसरा 4 वर्षीय कार्यकाल सितंबर 2021 को समाप्त होने वाला था। वह वर्ष 2013 में WTO के प्रमुख बने थे। प्रश्न 10 केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल के पोत ICGS सचेत का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जलावतरण किया। यह किसके द्वारा डिज़ाइन एवं निर्मित किया गया है? उत्तर ऑप्शन 1 गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिज़ाइन एवं निर्मित किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य 15 मई 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के पोत ICGS सचेत का जलावतरण किया। ICGS सचेत 5 अपतटीय गश्ती पोतों की श्रृंखला में पहला पोत है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा देश में डिज़ाइन एवं निर्मित किया गया। इसे अत्याधुनिक नौवहन एवं संचार उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। 105 मीटर लंबे पोत सचेत का वजन लगभग 2350 टन है और यह 9100 किलोवाट के 2 डीजल इंजनों द्वारा संचालित होता है, जिन्हें 6000 नॉटिकल मील की सहन शक्ति के साथ 26 समुद्री मील नॉट की अधिकतम गति से चलने लायक डिज़ाइन किया गया। इसके अलावा रक्षा मंत्री ने भारतीय तटरक्षक बल के 2 अवरोधक नौकाओं IBC-450 और C-451 का भी जलावतरण किया। IBC-450 और C-451 लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा देश में डिज़ाइन एवं निर्मित किया गया है। यह नवीनतम नौवहन और संचार उपकरणों से लैस है। प्रश्न 11 लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK4 INLCU L57
भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। इसके किसके द्वारा निर्मित किया गया? उत्तर ऑप्शन 2, इसे मेसर्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा निर्मित किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य: 15 मई 2020 को लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK4 INL-CU L57 पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। यह भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला MK4 श्रेणी का 7वां पोत है। इस पोत को मेसर्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा देश में ही डिज़ाइन एवं निर्मित किया गया है। LCU MK4 पोत एक जल तथा स्थल पर चलने योग्य पोत है, जिसे मुख्य बैटल टैंकों, बख्तरबंद वाहनों, सैन्य दस्तों और उपकरणों को पोत से तट पर ले जाने और तैनात करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अंडमान एवं निकोबार में स्थित इन पोतों को तटीय अभियान, खोज व बचाव, आपदा राहत अभियान, आपूर्ति एवं भरण तथा दूरस्थ द्वीपों से निकासी जैसी विविध गतिविधियों के लिए तैनात किया जाएगा। प्रश्न 12, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में कहाँ स्थित जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने मधुमेह रोगियों में इंसुलिन वितरण के लिए इंजेक्शन देने के लिए सिल्क फाइब्रोइन आधारित हाइड्रोजेल विकसित किया है? उत्तर बंगलुरु स्थित इंस्टीट्यूट ने। महत्वपूर्ण तथ्य: 15 मई 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में बंगलुरु स्थित जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने मधुमेह के रोगियों में इंसुलिन के लिए इंजेक्शन देने के लिए सिल्क फाइब्रोइन आधारित हाइड्रोजेल विकसित किया है। वैज्ञानिकों ने इसे जैव फाइब्रोमोटोपेबल एडिटिव्स का उपयोग करके सिल्क फाइब्रोइन सूत्र विकसित किया है। साथ ही एक ऐसा इंजेक्शन SF हाइड्रोजेल तैयार किया है जो मधुमेह के रोगियों में इंसुलिन वितरण को आसान बना सकता है। ISFH ने चूहों में सक्रिय इंसुलिन के वितरण का सफल प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के परिणाम ACS एप्लाइड बायोमटेरियल पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। गौरतलब है कि भारत में मधुमेह से लगभग 70 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हैं, जो विश्व में दूसरे स्थान पर है। यह शरीर के भीतर बीटा कोशिकाओं के नुकसान या इंसुलिन प्रतिरोध के कारण इंसुलिन के अपर्याप्त उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है, जो ग्लूकोज होमियोस्टेसिस में असंतुलन पैदा करता है और रक्त शर्करा के स्तर में अचानक वृद्धि का कारण बनता है। प्रश्न 13, 15 मई 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में कहाँ की DST इंस्पायर फैकल्टी ने हल्का कार्बन फोम बनाया है जो लेड बैटरी की जगह ले सकता है? उत्तर ऑप्शन 2, भोपाल स्थित इंस्टीट्यूट ने। महत्वपूर्ण तथ्य: 15 मई 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में भोपाल की DST इंस्पायर फैकल्टी ने हल्का कार्बन फोम बनाया है जो लेड बैटरी की जगह ले सकता है। यह कार्बन फोम दूषित जल से आर्सेनिक, तेल और अन्य धातु को अलग करने में किफ़ायती होगा। यह कार्बन फोम गैर विषाक्त बनाने में आसान, सस्ता और जल में अघुलनशील है। भारत सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा गठित इंस्पायर फैकल्टी अवार्ड प्राप्त CSIR एडवांस्ड मटेरियल प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर राजीव कुमार छिद्रयुक्त कार्बन सामग्री बना रहे हैं। यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक में हीट सिंक्स, एरोस्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, हाइड्रोजन भंडारण और लेड एसिड बैटरी एवं जल शुद्धिकरण प्रणाली के लिए इलेक्ट्रोड के रूप में भी उपयोगी हो सकता है। प्रश्न 14, भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन ने हाल ही में कितने साल पूरे कर लिए हैं? उत्तर ऑप्शन 4, 5 साल पूरे कर लिए हैं। महत्वपूर्ण तथ्य:
अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। यह योजना विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इस योजना के तहत अब तक 2.23 करोड़ श्रमिकों को पेंशन के दायरे में लाया जा चुका है। यह योजना भारत की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या चुनौतियों के समाधान के लिए अभी भी प्रासंगिक है। प्रश्न 15, निम्न में से किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? उत्तर ऑप्शन 1 बेंगलुरु हवाई अड्डे ने। महत्वपूर्ण तथ्य, बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ग्राहकों की पसंद पर भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है। 2020 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में 4 साल में 3 बार बेंगलुरु हवाई अड्डे को यह सम्मान मिल चुका है। बेंगलुरु हवाई अड्डे का परिचालन बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड करती है। इस सर्वेक्षण में 550 से अधिक हवाई अड्डे शामिल होते हैं। प्रश्न 16, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार देश में कोविड-19 जांच क्षमता बढ़कर कितने लाख परीक्षण प्रतिदिन हो गई है? उत्तर ऑप्शन 1 लाख परीक्षण प्रतिदिन हो गई है। महत्वपूर्ण तथ्य, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 जांच करने की क्षमता बढ़कर प्रतिदिन 1 लाख हो गई है और इसमें 347 सरकारी और 137 निजी प्रयोगशालाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र, राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सरकारें एक साथ मिलकर कोरोना वायरस का मुकाबला कर रही हैं। इससे हम आश्वस्त हैं कि देश कोविड-19 के कारण उपजी किसी भी परिस्थिति से मुकाबला करने में सक्षम है। प्रश्न 17, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालत को सुधारने हेतु देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है? उत्तर ऑप्शन 4 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। महत्वपूर्ण तथ्य, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का यह पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% हिस्सा है। कहा जा रहा है कि इसके जरिए देश के विभिन्न वर्गों और आर्थिक कड़ियों को जोड़ने में बल मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा के बाद भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिसने जीडीपी का बड़ा हिस्सा दिया है। प्रश्न 18, हाल ही में किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया है? उत्तर ऑप्शन 1 इजराइल ने बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया है। महत्वपूर्ण तथ्य, इजराइल ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जन्म जयंती के मौके पर अपनी एक सड़क को उनका नाम दिया। टैगोर के 159वें जन्म जयंती के मौके पर उन्हें सम्मान देने के तौर पर इजराइल ने ऐसा किया। वे विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। प्रश्न 19, केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए देश के अंदर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक भुगतान पर टीडीएस और टीसीएस दर कितने प्रतिशत कम कर दी है? उत्तर ऑप्शन 2 25% कम कर दी है। महत्वपूर्ण तथ्य, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 14 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक टीडीएस टीसीएस की मौजूदा दर में 25% की कटौती की जाएगी। यह कटौती ठेकेदारों को किए जाने वाले भुगतान, ब्याज भुगतान, किराया, लाभांश, कमीशन अथवा ब्रोकरेज सभी पर लागू होगी। ये सभी टीडीएस टीसीएस दरों में 25% कमी के लिए पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि इससे करीब
50,000 करोड़ रुपए करदाताओं के हाथ में बचेंगे, जो सामान्य स्थिति में टीडीएस टीसीएस के रूप में सरकार के खाते में जाती है। टीडीएस की दरें 1% से लेकर 30% तक है। प्रश्न 20, झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और किस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है? उत्तर ऑप्शन 3, तेलंगाना के तेलिया रुमाल को। महत्वपूर्ण तथ्य, सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थानीय एवं प्राकृतिक रूप से विभिन्न रंगों की मिट्टी का उपयोग करते हुए फसल के मौसम एवं शादी समारोह के दौरान स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रचलित एक पारंपरिक एवं अनुष्ठानिक भित्ति कला है। यह पेंटिंग मुख्य रूप से हजारीबाग जिले में ही प्रचलित है। तेलिया रुमाल को सूती कपड़े में जटिल हस्तनिर्मित प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जिसमें 3 विशेष रंगों लाल, काले व सफ़ेद में विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन एवं रूपांकनों को प्रदर्शित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल KSGK स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।